Hello everyone. In last lecture we have seen कि हमने क्या क्या चीजें देखी थी यहाँ पर। हमने देखा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसका प्रिंसिपल में हम कह सकते हैं कि जहां पर भी कौन से टाइप का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो ट्रांजिशन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देन क्या रेंज है? 200 से लेकर 400 तक और 400 से लेकर 800 नैनोमीटर्स तक। क्या रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूल की? सो रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर इन मॉलिक्यूल, दैट इज रिक्वायरमेंट। क्रोमोफोर का सीधा सीधा मतलब क्या है? क्रोमोफोर का सीधा सीधा मतलब है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल इज क्रोमोफोर। तो यहाँ तक की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब इस स्लाइड आज के लेक्चर में हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट की किस तरीके से ऑक्सोक्रोम के कारण ये इंटेंसिटी और एब्जॉर्प्शन में शिफ्ट होता है, और ऑक्सोक्रोम के अलावा और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसके कारण हमें ये शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। लैम्बर्ट बियर्स लॉ और इससे रिलेटेड सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स की। अगर हम एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट्स की बात करें तो हमारे पास में मेजरली एक यूवी स्पेक्ट्रा में या हम कहें ग्राफ में, यूवी ग्राफ में दो चीजें देखने को मिलती हैं। दैट इज वेवलेंथ अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस। वेवलेंथ क्या बतलाती है? लैम्डा मैक्स वैल्यू, लैम्डा, दिस इज लैम्डा मैक्स वैल्यू, position at which lambda, which is wavelength is monochromatic radiation, which monochromatic radiation is absorbed maximum, that is referred as lambda max. lambda max वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की वो वैल्यू है जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। सो अगर इस लैम्डा मैक्स वैल्यू में रेड शिफ्ट, अगर इस किसी भी कारण से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी उस मॉलिक्यूल की कम हो रही है, तब उसे हम कहेंगे रेड शिफ्ट। अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो रही है किसी भी कारण से तो वो होगी ब्लू शिफ्ट। अगर एप्सिलॉन वैल्यू में चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन वैल्यू का मतलब है एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब क्या है? कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्बिंग दिस पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स वैल्यू। सो या तो ये लैम्डा मैक्स वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है या एब्जॉर्प्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है। लैम्डा मैक्स वैल्यू कब कम या ज्यादा होगी? हमारे पास में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, सपोज अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और इस मॉलिक्यूल या किसी और मॉलिक्यूल में ये ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, ये एनर्जी गैप चेंज हो रहा है, इट मींस ये एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ तक कम हो गया। अगर एनर्जी गैप कम हो गया तो लैम्डा मैक्स वैल्यू इंक्रीज हो गई, दैट इज रिफर्ड एज रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथ वर्ड्स इज कमिंग फ्रॉम द, बैथ का मीन्स होता है ग्रीक वर्ड में रेड, सो दिस इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी तरीके से जो ब्लू शिफ्ट है दैट इज रिफर्ड एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल को कंपेयर करें जहां पर पहले लैम्डा मैक्स वैल्यू इंक्रीज साइड में आ रही थी, अब लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज हो गई, इट मींस जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप इंक्रीज हो गया है, तब उसे हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स absorbing that particular lambda max value, उसे हम कह रहे हैं absorptivity। इन जनरल अगर हम देखा जाए कि अगर हम दो तरीके के ट्रांजिशंस की बात कर सकते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, वहां पर उस केस में ये दोनों तरीके के ट्रांजिशन होंगे। बट ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है इसकी एप्सिलॉन वैल्यू, दैट इज एब्जॉर्प्टिव वैल्यू ज्यादा होती है,
और ये एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू कम होती है। ये चीज हम ऑलरेडी ऑक्सोक्रोम के केस में देख चुके थे। तो ऑक्सोक्रोम के साथ में ये चीज किस तरीके से डिफर करती है, जब हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन देखे थे तो उसमें देखे थे। अब इसके बारे में अगर हमारा कुछ मिस हो गया है तो हम दोबारा जाके देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेड शिफ्ट की। रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा मैक्स वैल्यू अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है तभी से हम कह रहे हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी किसी भी कारण से इंक्रीज हो रही है, तब ये रेड शिफ्ट हमें मिलेगी। ये है इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर एब्जॉर्प्शन के बाद में यहाँ पर पाई स्टार ट्रांजिशन पर पहुंचकर ये ग्राउंड स्टेट से ज्यादा स्टेबल है, उस केस में भी स्पेसिफिकली सॉल्वेंट के केस में हम इस तरीके की बात करते हैं। या अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स की बात करें, एक मॉलिक्यूल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ये CH2 और CH3, यहाँ पर भी हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। और दूसरे केस में सपोज हम इसे ब्यूटाडाइन देख लेते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल देन CH2। तो इस केस में यहाँ पर मेरा ये मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्जुगेशन के कारण इस मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, एंड दिस मेक दिस लैम्डा मैक्स वैल्यू हायर देन दिस। So this is referred as bathochromic shift or red shift. ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है ऑक्सोक्रोम के कारण या चेंज ऑफ सॉल्वेंट के कारण। अब हम बात करते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट कब होगा? अगेन यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल था, अब किसी कारण से मॉलिक्यूल कम स्टेबल हो गया। ये क्यों हो सकता है? पहले कॉन्जुगेशन था, अब कॉन्जुगेशन नहीं है। पहले ऑक्सोक्रोम था, अब ऑक्सोक्रोम नहीं है। या हमने सॉल्वेंट चेंज किया है, तब ये हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर क्या इफेक्ट आता है, तो इसे हम देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट में लैम्डा मैक्स वैल्यू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में रेड शिफ्ट मिलता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। अब पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि जहां पर एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मुझे क्लियरली डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव साइंस दिख रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं पोलर सॉल्वेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल वाटर H2O, दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर। यहाँ पर इस केस में ऑक्सीजन के पास में डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन के पास में डेल्टा पॉजिटिव है। सिमिलरली अल्कोहल के साथ में, जबकि एसीटोन और हेक्सेन ये कैसे सॉल्वेंट हैं? ये पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। इनमें हमें एक डायपोल्स में बाइफर्केशन नहीं मिलता, जिसको हम कह रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर हम एक ही मॉलिक्यूल का चेक कर रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल का चेक करने का मतलब सपोज मैं किसी एक ब्यूटाडाइन ले लेती हूँ। ब्यूटाडाइन को मैंने अल्कोहल में लिया, वो अल्कोहल में मैंने यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन देखा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और दूसरा मैंने देख लिया, सेम ट्रांजिशन चेक किया किसमें? हेक्सेन में। ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, इट मींस क्या है? कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है? इसकी ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर ऐसा कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। जो आउटर एनवायरनमेंट है वो इसको कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं दे रहा है,
जबकि हम जब बात कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट की, तो पोलर सॉल्वेंट में बाहर की तरफ से इसको एक पॉजिटिव अट्रैक्शन मिल रहा है, बाहर एक सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज कर रहा है पाई टू पाई स्टार स्टेट को। जब ये पाई टू पाई स्टार स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है, विच मेक्स दिस ट्रांजिशन फिजिबल, जिसके कारण ये ट्रांजिशन कैसा हो जाता है, मोर कंफर्टेबल हो जाता है। जब हम घर से ज्यादा बाहर हमें दोस्त अच्छे लगने लगे, तो हम बाहर ज्यादा जाना चाहेंगे। तो हम अगर बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा पोलराइज्ड हो रहे हैं, तो उसे तो हम बाहर की तरफ जाएंगे, हमारे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा। अब यही अगर मेरे बाहर के दोस्तों से कोई ऐसा मुझे अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ बैठेंगे, घर में बैठेंगे। So that is non-polar solvent. So it is very clear to it. I think so. Then अब अगला हम पॉइंट ले लेते हैं एनिलीन के केस में। एनिलीन के केस में अगर मॉलिक्यूल एसिडिक एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, जो सॉल्यूशन है अगर एसिडिक हो जाए, तो यहाँ पर हमें एक ब्लू शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ब्लू शिफ्ट मतलब क्या हुआ? ब्लू शिफ्ट का मतलब है कि लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज हुई। लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि एनिलीन के केस में लैम्डा मैक्स वैल्यू में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, अब एनीलियम आयन के केस में मुझे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके कारण लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज हो गई है। ये कैसे एक बार याद रख सकते हैं? इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, एंड thus we can see this. So यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जब तक एनिलीन था तब तक ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में थे बेंजीन के साथ में, और जैसे ही हमने इस मॉलिक्यूल को एसिडिक एनवायरनमेंट में रखा, यहाँ पर नाइट्रोजन NH3 पॉजिटिव बन गया, मींस इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज आने के कारण यहाँ पर इसका कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। तो लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन इज देयर। सो बिकॉज यहाँ पर कॉन्जुगेशन खत्म हुआ, सो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के जो एनर्जी गैप था वो इंक्रीज हो गया। एनर्जी गैप इंक्रीज हुआ तो लैम्डा मैक्स वैल्यू इसकी डिक्रीज हो गई। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली हम देख लेते हैं यहाँ पर हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या है? किसी भी कारण से अगर इंटेंसिटी में शिफ्ट हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसे हम कह रहे हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। पिरिडीन के केस में यहाँ पर देख रहे हैं लैम्डा मैक्स वैल्यू 257 नैनोमीटर्स है, एंड एप्सिलॉन वैल्यू दैट इज एब्जॉर्प्टिविटी 2750। इन केस ऑफ 2 मिथाइल पिरिडीन, यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप ने और किसकी तरह काम किया? ऑक्सोक्रोम की तरह काम किया। सो ऑक्सोक्रोम के लगते ही दो चीजें हुई, एक ये मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आई, और ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो गया, लैम्डा मैक्स वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज हो गई, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच शोज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इंक्रीजेस। सो हमें यहाँ पर एक क्लियर चेंज देखने को मिला इसकी एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू। नेक्स्ट इज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तब इसे हम अगर किसी भी कारण से इसकी वैल्यू में डिक्रीज होता है, एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, इसे हम कह रहे हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। यहाँ पर नेफ्थलीन से 2 मिथाइल नेफ्थलीन में जाने पर हमें क्लियर चेंज देखने को मिलता है। ये चेंज हमें क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर ये रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ CH3 ग्रुप, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोज हु आर एब्जॉर्बिंग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हैव बीन डिक्रीज्ड, और जैसे ही ये डिक्रीज हुआ वैसे ही हमें एक प्रॉपर एप्सिलॉन वैल्यू में चेंज देखने को मिला। नेक्स्ट इज बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ की अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं हमारे पास में, एक है बियर्स लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ कहता है कि यहाँ पर
बियर्स लॉ के कहने से, लैम्बर्ट बियर्स लॉ के कहने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट। मेरे पास में एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एक क्यूवेट में, क्यूवेट इज द सैंपल ट्यूब जिसमें हम सॉल्यूट रखते हैं, सॉल्यूशन बनाकर कि किस मॉलिक्यूल का मुझे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना है, उसे हम रख रहे हैं क्यूवेट में। और फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि हाँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है। तो अब ऑब्वियसली इस क्यूबिट में जितना इस मॉलिक्यूल को ज्यादा लेंथ तक जाना पड़ेगा, दैट इज उतना ज्यादा परसेंटेज एब्जॉर्बेंस होगा। So we can say that absorbance is directly proportional to the path length, जिस पाथ लेंथ पे ये जा रहा है, जितनी पाथ लेंथ इसको कवर कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या डिपेंड करेगी कि इस मॉलिक्यूल का, इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, उतना ज्यादा एब्जॉर्बेंस। तो इन दोनों को मिलाकर लैम्बर्ट बियर्स लॉ बनता है, दैट इज एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B and C, where B is the length of the cuvette and C is concentration. अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर हम एब्जॉर्प्टिविटी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कांस्टेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये कांस्टेंट होगा। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला बनता है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC, वेयर B इज द लेंथ ऑफ द क्यूवेट, जितने लेंथ से मॉलिक्यूल को लाइट को जाना पड़ता है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को जाना पड़ता है, एंड C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब एक और चीज यहाँ पर आ जाती है, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन इन मोल पर लिटर, देन इट इज रिफर्ड एज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। अगर हम कंसंट्रेशन को मोल पर लिटर में ले रहे हैं तो ये मेरी एब्जॉर्प्टिविटी क्या कहलाएगी, ये मेरी एब्जॉर्प्टिविटी कहलाएगी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो मुझे कंसंट्रेशन में लेने के लिए अगर मोल में मुझे दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में, तो मैं उसे कन्वर्ट कैसे करूंगी, या जनरली न्यूमेरिकल में ये चीज आ सकती है। सो कंसंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में मुझे निकालना है तो मेरे पास में सिंपल फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर में दिया हुआ है, तो इसको मैंने कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। इतनी सी बात है यहाँ पर। सो अब मेरे पास में दो फॉर्मूले आ गए। अब यहाँ पर एक और चीज साथ में इंक्लूड कर लेते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के साथ में। इफ that B is 1 centimeter, B is 1 centimeter means path length of the cuvette is 1 centimeter and concentration of solution is 1 molar, then what will happen, A will be equals to absorptivity, and this is molar absorptivity of that particular molecule. ये ऑब्वियसली फिक्स होगी क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन भी फिक्स है और B वैल्यू दैट इज क्यूवेट की पाथ लेंथ भी फिक्स है। अब एक टर्म और यहाँ पर आती है, दैट इज ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का मतलब है एब्जॉर्बेंस का ऑलमोस्ट उल्टा। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में क्या क्या रिलेशनशिप है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 1/t इज एब्जॉर्बेंस। सो ट्रांसमिटेंस क्या है, log 1/t एब्जॉर्बेंस का, दिस इज माइनस लॉग, एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट हो जाएंगे। और ट्रांसमिटेंस इज I अपॉन I0। I इज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, जो हमें एब्जॉर्ब होने के बाद मिली है उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, और I0 इज इंटेंसिटी ऑफ irradiated monochromatic radiation, रेडिएशन जिस इंटेंसिटी से हम डाल रहे हैं
उस लाइट की रेडियो इंटेंसिटी को हम यहाँ पर कह रहे हैं I0। सो T इज इक्वल टू I अपॉन I0, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 1/T। और हमारे पास में ये फॉर्मूला है कि किसका, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी व्हेन concentration is given in mole per liter, that is molar absorptivity। तो आपके जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो ये सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं फॉर्मूलाज के अराउंड हो जाएंगे, इसके अलावा और किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूला की आपको रिक्वायरमेंट नहीं। अभी इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो रहा है या कोएगुलेट हो रहा है तब मेरा बियर लैम्बर्ट्स लॉ काम नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पर इम्प्योरिटीज हैं तब भी बियर लैम्बर्ट लॉ डिविएट करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता। अगर मॉलिक्यूल सस्पेंशन है, क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, तब भी लैम्बर्ट बियर्स लॉ ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर टेम्परेचर वेरिएशन है तब भी ये काम नहीं कर पाएगा। इवन अगर हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का तो हाई कंसंट्रेशन के केस में भी लैम्बर्ट बियर्स लॉ डेविएट हो सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी टोटल ओवरऑल, हम यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं या जहां पर भी डबल बॉन्ड है उनका पूरा एनालिसिस, उनका पूरी क्वांटिटी और क्वालिटी का एनालिसिस हम यहाँ पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इम्प्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं, आइसोमर का डिटेक्शन हम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, काइनेटिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर कि which of the following isomer will show the longest wavelength of UV visible absorption। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर कंपेयर करें then 1 and 2, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH3, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर मुझे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कॉन्जुगेशन नहीं दिखने का मतलब अगर स्टेबिलिटी वाइज देखें तो स्टेबिलिटी वाइज मेरा जो मॉलिक्यूल फर्स्ट है ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो लैम्डा मैक्स वैल्यू इस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये कैसा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इस केस में भी पहला मॉलिक्यूल जो है इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू हायर होगी। इस केस में देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CO के साथ में ये डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर या इस केस में क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर मुझे एक अल्टरनेटिंग, यहाँ पर मुझे कॉन्जुगेटेड पेयर ऑफ डबल बॉन्ड्स मिल रहा है, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होने के कारण ज्यादा लैम्डा मैक्स वैल्यू शो करेगा। इन केस अगर हमें कंफ्यूजन होता है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है तो उसमें हम इसे खोल के बना सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल में हमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, कौन से मॉलिक्यूल में हमें कम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। जैसे इस मॉलिक्यूल को मैं ओपन करके यहाँ पर बना लेती हूँ, CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो यहाँ पर दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज कॉन्जुगेशन आ गया, तो ये मॉलिक्यूल मेरा ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल होने के कारण इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू उसे ज्यादा मिलेगी, इट विल हैव मोर लैम्डा मैक्स वैल्यू। अब इसकी बात कर लेते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन शो टू पीक्स, लैम्डा मैक्स वैल्यू 280 नैनोमीटर, एप्सिलॉन वैल्यू 15 एंड lambda max value 190 nanometer, epsilon value 100।
अब हमें यहाँ पर पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर ईच विच वन इज मोर इंटेंस। तो यहाँ पर मेरे पास में दो पीक्स हैं, एक को मैं कह देती हूँ ए, एक को मैं कह देती हूँ बी। ए इज लैम्डा मैक्स वैल्यू 280 नैनोमीटर और इसकी एप्सिलॉन वैल्यू है 15, और बी पीक को मैं कह देती हूँ 190 नैनोमीटर और इसकी पीक है कितनी, एप्सिलॉन वैल्यू है 100। मेरे पास में दो तरीके के ट्रांजिशन होंगे। जब मैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की बात करूंगी तो एक होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एक होगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो अब यहाँ पर मुझे असाइन करना है कि कौन सा ट्रांजिशन कहाँ पर है। अगर मैं बैक में जाके देखूं तो मेरे पास में कुल जो ट्रांजिशन होते हैं वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डेड, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो ये ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार जो होता नहीं है, जिसको हमने कहा है एनर्जेटिकली फॉरबिडन है। देन इसके बाद कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। तो इन दोनों में क्लियर है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट किसकी कम है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, तो यहाँ पर वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। ये बेसिक हमें बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो जिसकी एनर्जी कम है उसकी लेमडा मैक्स वैल्यू ज्यादा है। सो ये वाला ट्रांजिशन कौन सा ट्रांजिशन शो करेगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देन इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी ये अगेन बतलाता है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा नॉन बॉन्डेड टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम होंगे, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। और सेकेंडली 190 नैनोमीटर्स में हम बात करेंगे तो ये कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, जिसके लिए ये एनर्जी चाहिए और हमें उसके रेफरेंस में एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू मिल रही है। तो इतना पूरा पार्ट आप इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करेंगे। एक बार और फिर से देख लेते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या आप के बारे में आप क्या बतलाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जहां पर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है, बॉन्डेड से एंटी बॉन्डेड ऑर्बिटल में। इसकी रेंज क्या है, व्हाट इज, ये पूरा पार्ट इसके प्रिंसिपल में आ जाता है। रेंज है हमारी 200 से लेकर 400 तक, 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक। व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल टू बी यूवी विजिबल एक्टिव, requirement of molecule to be visible active is presence of chromophore. What is chromophore, यहाँ पर ये बात और बतलानी जरूरी है। जो भी अनसेचुरेटेड ग्रुप है वो वाला पार्ट मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है, क्रोमोफोर। देन लैम्बर्ट-बियर्स लॉ, डिफाइंड टर्म एब्जॉर्प्टिविटी एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जहां पर कंसंट्रेशन मोल्स में होगा दैट विल बी, वहां पर अगर हम एब्जॉर्प्टिविटी निकाल रहे हैं तो वो हो गई मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। देन ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस इज ए इज इक्वल टू log 1/t, यहां से आ जाएगी बात ट्रांसमिटेंस की और लैम्डा मैक्स वैल्यू। देन व्हाट इज पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और व्हाट अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर आप दो तरीके के ट्रांजिशंस एक्सप्लेन करेंगे। पहला सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन, सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशंस में कौन कौन से आ जाएंगे आपके सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन में, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, ये आपके सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन आ जाएंगे। बट इसमें फिर फाइनली इसके बाद हम जो इसके अलावा फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन से होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन यहाँ पर होंगे पाई टू सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू पाई स्टार, ये दोनों फॉरबिडन ट्रांजिशन है, सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसके साथ में यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कैसा ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है एनर्जेटिकली
फॉरबिडन ट्रांजिशन, जिसके कारण हमने कहा है कि जितने भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल क्या शो नहीं करते, वो मॉलिक्यूल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। देन क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, जब आप इसके शॉर्ट नोट की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन कहाँ से इन वर्ड्स का ओरिजिन हुआ है और उसके एग्जाम्पल्स तक आपको सारा कुछ देना है। देन बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इन सारी चीजों को विथ एग्जाम्पल विथ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। एंड एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारा कुछ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन ही है। सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। सो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और आफ्टरवर्ड्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।